संविधान संवाद आप जो किताब लिख रहे हैं और कुछ समय के बाद वो हमारे हाथ में भी होगी उसकी कॉपी, लेकिन आज के दौर में जब सबको पता है कि संविधान क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो फिर संविधान संवाद की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? संविधान तो 1950 में लिखा गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोगों ने संविधान पढ़ा है या संविधान के बारे में जानकारी उनके पास है। और आजकल हम अखबारों में, सोशल मीडिया में यह देख रहे हैं बार बार कि संविधान को तोड़ने की, मरोड़ने की कोशिशें हो रही है। तो ये सवाल ज़रूर होगा कि जब समझे ही नहीं संविधान, पता ही नहीं संविधान क्या है, तो कहाँ से संविधान तोड़ा जा रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि लोगों तक संविधान की जो मूल बातें है वो पहुँचाई जाए। कानून की भाषा है तो आम लोगों के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल है और समझना भी बहुत मुश्किल है। हमारे जितने भी लॉयर्स है, वकील है पेशे से, उसको भी संविधान की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनके पास भी ज्ञान नहीं होगा एडवोकेट होने के बावजूद। तो आम लोगों के लिए मैं मानता हूँ कि संविधान बहुत सरल तरीके से और सरल भाषा में समझाया जाना चाहिए। बस यही वजह है कि संविधान संवाद, तो सवाल मेरे मन में खड़ा हो और मेरे मन में ही उससे उत्तर निकले, थोड़ा इन्फॉर्मेशन, माहिती इसके बारे में ऐड किया जाए, ये ढांचा है संविधान संवाद किताब का। किताब के अंदर बहुत सारे चित्र भी है और दो लोग हैं, एक लड़का है एक लड़की है, और वो संवाद कर रहे हैं, एक सवाल पूछ रहा है, एक जवाब दे रही है। तो बच्चों को जोड़ने की कोई खास वजह? यह वजह कि बच्चे हमेशा आशा के प्रतीक होते हैं। सभी माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे जाए। दूसरा कारण यह भी है कि आज जो बच्चे हैं 10 साल के, वो 10 ही साल के अंदर युवा वर्ग बन जाएगा। तीसरी बात है कि बच्चों में सीखने की और सिखाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तीनों कारण है, उसको लेके हमने डिज़ाइन में ये सोचा कि एक लड़का और लड़की का पात्र रखा जाए, जो हमारे मुंह में से सवाल निकलने वाले हैं और हमारे दिमाग में जो घूम रहा है वही सवाल बच्चों के मुंह से बाहर निकाला जाए, तो लोगों को लगे कि हाँ, यही सवाल मैं पूछना चाहता था या चाहती थी। तो इसी कारण से बच्चों को वहाँ रखा गया है। इस किताब में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि चार्ट के द्वारा समझाया गया है स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा, और उसके साथ साथ आप वीडियो भी रखने वाले हैं। तो वीडियो रखने की कोई वजह? तो हम अंग्रेज़ी में उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, यानी संदेशा की आपले व्यवहार। तो मैं मानता हूँ कि अगर हमारे पास पूर्ण सत्य भी है, लेकिन हमारे पास एक क्षमता नहीं है कि दूसरों को समझा पाए, तो ये सत्य का कोई मतलब नहीं होता है। तो भारत में एक बड़ी चीज़ रही है सांस्कृतिक माध्यम की तरफ से, यह है कहानी के द्वारा लोगों को सिखाने की बात। हम छोटे थे तो हमारे नाना नानी, दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाते थे और कहानी के अंदर फिर मर्म आ जाता था। तो इस किताब में कम्युनिकेशन का बहुत डिटेल में इस्तेमाल किया गया है कि कैसे करें तो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो काफ़ी सारे चित्र होंगे और काफ़ी सारे, जिसको हम जापानीज़ में ओरिगामी बोलते हैं या किरिगामी बोलते हैं,
उस प्रकार के स्ट्रक्चर्स है जो तो कागज़ को मोड़ के आप बना सकते हो और उसके द्वारा 3 डायमेंशन में ये संविधान क्या कहना चाहता है यह भी हम समझ पाएंगे। तो मान लीजिए ये है ग्राम पंचायत। अभी काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि संविधान एक किताब है और वो कहीं दूर पड़ी है जिससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहली बात कि संविधान हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है और हम हर रोज़ उसके साथ निपटते हैं। तो संविधान का मुझे अनुभव कहाँ से होता है, तो अगर मैं गांव में रहता हूँ या रहती हूँ तो मेरा रिश्ता है ग्राम पंचायत से। तो ग्राम पंचायत संविधान के तहत बनी हुई एक संस्था है। और आप देखेंगे तो ये पूरा समझ उसकी यह है कि मानो कि कौन से आर्टिकल के नीचे एक ग्राम पंचायत का गठन हुआ है, तो यहाँ लिखा गया है। हमने सुना है कि ग्राम पंचायत में 33% बैठकें आरक्षित की जाएगी महिलाओं के लिए। कहाँ है, तो लिखा है यहाँ के संविधान के इस आर्टिकल के नीचे उसका उल्लेख है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षित बैठकें कहाँ से आती है, तो उसका भी जिक्र यहाँ है। और ग्राम सभा क्या उसके पास सत्ता है, तो यहाँ जानकारी है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में लिखा गया है कि सरपंच ऊपर है और ये आपकी ग्राम पंचायत समिति बैठती है। और एक ग्राम सभा है जो लोगों की है, तो लोग चुन के समिति बनाते हैं, उसमें से एक सरपंच होता है। लेकिन ग्राम सभा के पास बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। तो ये अच्छा है, ये पटवारी कहाँ से आता है, क्योंकि उसका वहीवट करने के लिए सरकार की ओर से नियुक्त होता है। हाँ, तो ये यहाँ आएंगे। हाँ, पंचायत के क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, क्या क्या काम होंगे, तो ये यहाँ लिखा है। पानी का, लाइट या सरकारी रास्ते पे अगर किसी ने अतिक्रमण कर दिया तो उसको हटाना। हाँ, न्याय लोगों को मिले उसकी बात, ये सभी पंचायत के क्षेत्र में आती है। तो अब देखो, अगर मैं एक भाषण देता हूँ सिर्फ, तो एक चीज़ होती है, और मॉडल दिखा के मैं समझाता हूँ तो ये दूसरी चीज़ होती है। तो एक हो गया, ये स्ट्रक्चर जो है वो यह बात समझाता है कि संवैधानिक जो मूल्य है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, उसके अंदर से कैसे पूरे देश का एक ढांचा बाहर निकलता है। तो ये समझाने के लिए ये पूरा स्ट्रक्चर है। तो अब देखिए कि तो ज़मीन का बंटवारा, क्योंकि वो संविधान आर्थिक न्याय की बात करता है। पंचायत में आरक्षण, तो प्रतिनिधित्व की बात आती है। तो ये सभी समझाने के लिए ये मॉडल है। हर एक धर्म की समानता की बात कहाँ से आती है, अभिव्यक्ति का सवाल कहाँ से आता है। तो ये स्ट्रक्चर ये समझाता है। तो यह स्ट्रक्चर पुलिस की क्या पूरे राज्य में व्यवस्था है यह समझाता है। तो संविधान की एक यह भी बात है कि जिसको हम बोलेंगे फंक्शनल लिटरेसी। तो ये क्या उसकी बात है जो हर रोज़ जिससे हमें निपटना होता है। तो बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये मुझे कहाँ शिकायत ले जानी है। तो ये पूरा पुलिस का, प्रशासन का ढांचा समझाता है। हवालदार से ग्राम पंचायत लेवल पे होते हैं, तहसील में फिर चौकी में पीएसआई होंगे, फिर इंस्पेक्टर होंगे, शहरी में इलाकों में अलग व्यवस्था होगी। तो ये पूरा समझाता है एक स्ट्रक्चर के न्याय, क्योंकि संविधान में न्याय की बात जोर से की गई है कि सभी नागरिक को न्याय देना ये सरकार का खास काम है। ओके, तो यह पूरा जो ढांचा है वो पुलिस प्रशासन के बारे में है। तो गांव में पंचायत होती है, वहाँ से लेके पार्लियामेंट तक ये पूरा ढांचा क्या है। तो इसकी ये स्ट्रक्चर में बात होती है। पंचायत
के ऊपर तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, विधानसभा और अंत में पार्लियामेंट। हर एक में उसके जो संवैधानिक हेड्स होते हैं, पार्लियामेंट के लिए राष्ट्रपति है, तो उसका अपॉइंटमेंट कौन सा आर्टिकल के नीचे आता है। राज्यों में गवर्नर होगा। अभी महाराष्ट्र के बारे में गवर्नर का रोल कैसा होना चाहिए उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। तो यहाँ आ रहा है, अगर अर्बन एरिया है, शहरी इलाका है, तो वहाँ पंचायत नहीं होती, वहाँ नगर पालिका होती है, तो वहाँ मेयर होते हैं। साथ में ये सभी के एडमिनिस्ट्रेशन वहीवट के लिए सरकारी ओर से एक तंत्र बनाया गया है। तो पटवारी है, टीडीओ है, डीडीओ है, और फिर आगे जाके स्पीकर्स आते हैं। ये सभी का संविधान में जिक्र किया गया है। अच्छा, राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, पार्लियामेंट में कितने हो सकेंगे, विधानसभा में कितने हो सकते हैं, पंचायत में कितने हो सकते हैं, वो सबके कानून होता है। तो एक बहुत सरल तरीके से इसमें समझाया गया है। यह स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे साथ अन्याय होता है तो मैं पुलिस स्टेशन हम ज़रूर जाते हैं, लेकिन किस तरह से मैं मेरी जो शिकायत है वो दर्ज करवाऊँ, क्योंकि शिकायत ढंग से नहीं किया गया है तो न्याय मिलने में भारी दिक्कत हो सकेगा। तो यह पूरा स्ट्रक्चर है वो समझाता है कि विक्टिम है, जो पीड़ित, और आरोपी, अक्यूज्ड, इस सभी को ध्यान में रख के क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान में रखना है जो मेरी शिकायत में आना चाहिए। तो यहाँ लिखा है व्हेन, कब हुआ, तारीख और समय, वेयर, कहाँ हुआ, वहाँ कौन हाजिर थे, कितने लोग जो है जिसको चोटें आई है। तो ये बहुत प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन होना ज़रूरी है। सेम यहाँ जो है विक्टिम के बारे में है, नाम क्या है, आपके साथ कौन थे, क्या क्या शब्द में आपके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, कौन सी जगह थी। तो ये पूरा जो है स्ट्रक्चर वो एफआईआर के बारे में समझाता है। तो यह थोड़े एग्जांपल्स है। किताब में कम से कम मेरे हिसाब से करीब 20 से 25 ऐसे मॉडल्स है, जो बात लिखी गई है उसको समझाने का काम करता है। यह स्ट्रक्चर है भारत की आज़ादी के बाद एक देश में से राष्ट्र कैसा बना, इसका पूरा संविधान के माध्यम से है। तो यह समझाता है ये मॉडल। तो मानो ये हमारा देश है और आज़ाद हुआ और हमने सोचा कि हमें संविधान चाहिए। क्यों संविधान चाहिए? तो हमें एक राष्ट्र निर्माण करना है। कैसा? तो यहाँ लिखा है कि हमारे सामने दो बड़ी समस्या है। एक गुलामी से मुक्ति चाहिए। तो एक अंग्रेज़ की गुलामी थी, वो आज़ादी की बात गई, लेकिन दो गुलामी चालू रही, एक स्त्री पुरुष महिला की गुलामी और जाति की गुलामी। तो यह देश में अभी चालू है, जो अंग्रेज़ के जाने के बाद गई नहीं है। तो हमें अगर ऐसा राष्ट्र निर्माण करना है तो क्या इसमें यह गुलामी चालू रहेगी? नहीं, उसमें से भी आज़ादी चाहिए। तो लोगों ने बोला हाँ, ये सबसे हमें मुक्ति चाहिए। तो फिर हमारे जो संविधान के रचयिता थे उन्होंने बताया कि हमें एक पसंद करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि फैसला करना पड़ेगा। ये संविधान हमें दिशा दिखाता है कि आपको विज्ञान की ओर जाना है कि धर्म की ओर। आप धर्म की ओर जाओगे तो धर्म के नाम पे गुलामी को मजबूत होती रहेगी। विज्ञान की ओर जाओगे तो आपको समस्या कोई भी है हल करने का और प्रगति करने का आपको बहुत बड़ा चौड़ा मैदान मिलेगा। तो ये आपको चुनना है। और दूसरा यह चुनना है कि आपको भविष्य की ओर जाना है
कि भूतकाल की ओर जाना है, क्योंकि भूतकाल की बात गिनते रहेंगे तो कुछ होने नहीं वाला है। भविष्य की बात करो तो आपको एक दिशा मिलेगा। तो लोगों ने बोला हाँ बराबर है, हम विज्ञान की ओर जाएंगे और भविष्य की ओर जाएंगे, क्योंकि ये हमने देख लिया है। ओके, तो फिर हमें करवट बदलनी पड़ेगी, बराबर, हमें खड़ा होना पड़ेगा। अब लोग करवट क्यों बदले, उसको कुछ मिलना चाहिए। तो संविधान ने 2 चीज़ प्रॉमिस किया, एक कि हर एक नागरिक को समानता मिलेगी। कौन से समानता, तो 2, एक तक मिलेगा, अवसर मिलेगा, और स्टेटस, ये 2 की समानता संविधान ने प्रॉमिस किया है। और दूसरा है कि न्याय मिलेगा। तो सामाजिक, आर्थिक और राजकीय न्याय, तो यही है। जब लोगों को ये मिला तो लोगों ने बोला ठीक है, हम करवट बदलने के लिए तैयार हैं। तो हम सोए थे तो धीरे धीरे हम खड़े हुए। तो ये करवट में एक और सवाल हमने बोला कि ये तभी हो सकता है कि 3 जो मेजर उसकी प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो हमें याद रखना पड़ेगा। सार्वभौमत्व, हमारी नीतियां है हम तय करेंगे। समाजवादी, तो उसमें सरकारीकरण के लिए भी जगह है और खानगीकरण के लिए भी जगह है। चंद लोगों के हाथ में सभी संपत्ति नहीं होना चाहिए। और लोकतंत्रात्मक, जो भी फैसले करने हैं, सत्ता परिवर्तन करना है तो चुनाव से होगा। तो ये ढांचा प्राइमरी था और लोगों ने हाँ बोला। तो फिर हम यहाँ से, तो आप देखें कि ये मानो कि ये हमारी परिकल्पना है राष्ट्र बनाने की, लेकिन ये खड़ा नहीं हो सकता है, क्यों, गिर जाएगा। हाँ, तो सपोर्ट चाहिए। तो ये सपोर्ट लोगों ने दिया कि लोग बाहर निकले, करवट बदली, क्योंकि लोगों को बिना न्याय का वचन दिया गया और समानता का। तो ये एक ढांचा हो गया, सपोर्ट मिल गया कि देश खड़ा हुआ राष्ट्र की ओर। अभी ये है, लेकिन पवन का झोंका आएगा तो गिर सकता है। तो और उसको सपोर्ट चाहिए, मजबूत चाहिए, क्योंकि ये इतना मजबूत नहीं है। तो कैसे हो सकता है, ये बाहर से लाके उसको फिक्स करे, कुछ बाहर से प्लेट लाए तो बोलते नहीं। ऐसा सपोर्ट जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, और यह सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ लोगों से आ सकता है, भारत के लोगों से। तो लोगों को संविधान में बोला गया कि मौलिक अधिकार मिलेगा। हाँ, तो हमारे मौलिक अधिकार क्या है ये हमें पता है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन संविधान ने एक बात बोला कि सिर्फ अधिकार की बात करेंगे और कर्तव्य की बात नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे कर्तव्य साफ होने चाहिए, महिला का गौरव बढ़ना चाहिए। हाँ, तो ये गुलामी ख़त्म होनी चाहिए। तो लोगों को जब ये मिला तो लोगों ने और आगे आके इसको सपोर्ट करके ये सपोर्ट को मजबूत कर दिया। तो आप देख सकते हो कि अभी एकदम मजबूत हो गया है। तो ये आ गए आपके मौलिक अधिकार। पीछे जो की बात है लिखा है, तो ये है कि आपकी कर्तव्य क्या है। तो ये जब मिला तो फिर लोग और रिलैक्स हो गए और ये सपोर्ट आ गया। इसलिए संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग, बहुत विरोध हुआ था इसका कि नहीं, हम भारत के लोग से संविधान की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए ईश्वर के नाम से। लेकिन इसके पर चुनाव हुआ, चर्चा हुई और अधिकतर लोगों ने बोला कि बराबर है, संविधान के केंद्र में भारत के लोग होने चाहिए। और यह स्ट्रक्चर है, समझाता है कि संविधान के जरिए भारत देश एक मजबूत राष्ट्र बनने के लिए कैसे आगे बढ़ रहा है। पूरा नहीं बना है, लेकिन कैसे आगे बढ़ा है।